आज का जो है टॉपिक है वो है न्यायिक सक्रियता या अतिक्रमण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि न्यायिक सक्रियता है या ये अतिक्रमण है। ये हम संविधान से जुड़े हुए विषय को पढ़ेंगे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय से कुछ सवाल पूछे, ठीक है। और साथ में ये पहला मौका भी संविधान में हुआ कि जब बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के विधेयक कानून बन गए। यह न्यायपालिका के द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों और मर्यादा का अतिक्रमण है। द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति ने 14 सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे। ये सवाल राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत किए हैं और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी साल 8 अप्रैल 2025 को दिए गए फैसले से संबंधित है। इसके अलावा कुछ सवालों का संदर्भ और दायरा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक शक्तियों और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रपति के सवाल जो हैं वो सटीक भी हैं और वास्तविक भी हैं। उन्होंने कानून निर्माण के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो संविधान ने शक्तियां प्रदान की हैं उनको न्यायालय के द्वारा नियंत्रित किए जाने पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है और कहा है कि न्यायालय ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है और अपनी सीमा को अतिक्रमण किया है और उसी सीमा से संबंधित उन्होंने सवाल पूछे। उनके सवाल जो हैं, राष्ट्रपति के जो सवाल हैं, वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद की स्वस्थ परंपरा का परिचय और प्रमाण भी है। 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल बनाम तमिलनाडु राज्य के बारे में फैसला सुनाया था, जिसमें यह कहा था कि जो न्यायमूर्ति JB पारदीवाला थे और न्यायमूर्ति महादेवन की 2 सदस्यों की न्यायपीठ थी और यह मामला जो था तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों से था। राज्य सरकार का कहना था कि विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक लंबे समय से राज्यपाल के द्वारा लंबित रखे गए हैं और साथ ही राज्य सरकार ने राज्यपाल के द्वारा एक साथ कई विधेयकों को राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजने पर सवाल खड़े किए थे कि राज्यपाल ने उन विधेयकों को बिना किसी कारण के राष्ट्रपति को सुपुर्द किया है, राष्ट्रपति को भेजा है अनुमति के लिए। इन विधेयकों में राज्य के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते थे उनको पदेन दर्जा मुख्यमंत्री को देने से संबंधित विधेयक भी शामिल थे कि मुख्यमंत्री किसी भी कुलाधिपति को तय कर सकता था। राज्यपाल के द्वारा अनिश्चित अवधि तक विधेयकों को लंबित रखना जो है वो संविधान सम्मत नहीं है, ठीक है। ऐसा तमिलनाडु राज्य का कहना था। अदालत ने अपने इस मामले के फैसले में कुछ संवैधानिक पहलुओं को नए सिरे से पेश किया और ऐसा करते हुए कोर्ट ने संविधान के कुछ हिस्सों को व्याख्या भी किया। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में दिया जाए तो कुल 3 फैसलों पर एक केंद्र बिंदु बनता है। पहला कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए समय सीमा का निश्चय किया जाना।
और यह समय सीमा जो है वो 3 महीने तय की गई है एससी के द्वारा। और अगर समय सीमा के भीतर राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तो राज्य के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय परमादेश रिट के तहत विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने की क्षमता रखता है। मतलब कि अगर 3 महीने के अंदर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कोई निर्णय नहीं लिया है तो परमादेश रिट के द्वारा मतलब हम आदेश देते हैं कि उसके द्वारा विधेयक को स्वीकृत करने की क्षमता रखते हैं। तीसरा जो मुख्य रूल बनता है कि कोर्ट ने खुद को संविधान के अनुच्छेद 142 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 10 लंबित विधेयकों को कानून का दर्जा दे दिया। यानी कि जो अभी तक ये प्रचलन में था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, और यह पहला मौका बना जब बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के स्वीकृति के एक विधेयक कानून बन गया। इस फैसले ने पॉकेट वीटो की जो प्रक्रिया थी उसको खारिज कर दिया और कह सकते हैं कि यह न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों और मर्यादा का अतिक्रमण है। इस फैसले से न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव और टकराहट बढ़ने की आशंका है। इस फैसले के पीछे संवैधानिक जो वास्तुस्थिति है उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 200 की, आर्टिकल 200 की। अनुच्छेद 200 जो है इसके तहत ये है कि राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास विकल्प क्या होते हैं। इसके तहत राज्यपाल या तो विधेयक को स्वीकृत कर देगा या फिर राज्यपाल उस विधेयक को अस्वीकृत कर देगा या फिर उसको विचार के लिए अपने पास रोक लेगा या फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति को विचार के लिए प्रेषित कर देगा। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के लिए एक कसौटी का उल्लेख है, वह है कि राज्यपाल की अगर राय में यदि विधेयक कानून बन जाए तो हाईकोर्ट की शक्तियों को अल्पीकृत करेगा और यह व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी जिसे भरने के लिए संविधान के द्वारा उस व्यवस्था का निर्माण किया गया है। और यह कसौटी जो है वो अनुच्छेद 175 में संविधान सभा में बहस के बाद जोड़ी गई थी और जो बहस जो थी वो बहस 30 जुलाई और 1 जुलाई 30 जुलाई 1 अगस्त, ठीक है, 30 जुलाई 1 अगस्त और 17 अक्टूबर, इन तारीखों को 49 में हुई थी। मतलब अनुच्छेद 200 पर जो अनुच्छेद 175 है संविधान सभा जो है इसमें बाद में जोड़ा गया और जो बहस हुई थी 30 जुलाई 1 अगस्त और 17 अक्टूबर को इस बहस के बाद जोड़ा गया था। 200 जो अनुच्छेद है और जो जोड़ा गया था इसे अनुच्छेद 200 कहते हैं। इस अनुच्छेद में कसौटी के निर्णय के लिए जिस पद का इस्तेमाल है वह है राज्यपाल की राय में। इसके 2 मायने हैं कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सहयोग एवं सुझाव से ऐसा करेगा। मतलब कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो है विधेयक को राष्ट्रपति को, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है अगर उसे लगता है कि राज्य विधानसभा ऐसा विधानमंडल ऐसा कोई कानून बना रहा है जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता है। ये अनुच्छेद 175 के बाद जो बहस हुई थी संविधान सभा में 30 जुलाई 1 अगस्त और 17 अक्टूबर 1949 को, उसके बाद अनुच्छेद 200 जोड़ा गया। ठीक है, तो पहला ये है कि राज्यपाल की राय में इसके 2 मायने होते हैं। पहला ये है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सहयोग और सुझाव से ऐसा करेगा कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देगा कि ऐसा जो विधेयक है वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि मंत्रिपरिषद जो विधानमंडल का हिस्सा है और विधेयक बनाने में शामिल है वह आखिर क्यों अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर विधेयक पारित करेगा और राज्यपाल को परामर्श देकर उसे राष्ट्रपति के पास भिजवाएगा। मतलब कि जिसके पास खुद शक्ति है वो अपनी उस शक्ति सीमा का बाहर क्यों जाएगा कि ताकि उसका विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और वही खुद भिजवाए। तो ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलेगा, फिर देखने को ही नहीं मिलेगा। दूसरा है राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके ऐसा करेगा।
बहुत हद तक ऐसा ही संभव है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को जो विधेयक भेजेगा वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके भेज सकता है। ये दोनों अलग अलग मामलों में लागू किए जा सकते हैं। संविधान सभा में कई बहसों में गुजरने से ऐसा लगता है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार के दायरे को अनियंत्रित और असीमित नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके इस विवेकाधिकार को संविधान सभा एकदम से खारिज करना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए इसका जो दूसरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 जो है ये भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो इस बहस में सामने आया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक से संबंधित चर्चा से। इसके तहत राष्ट्रपति या तो विधेयक पर स्वीकृति देते हैं या फिर स्वीकृति रोक लेते हैं, साथ ही अपने सुझावों और निर्देशों के साथ इस विधेयक को ठीक है राज्यपाल के पास वापस भेज देते हैं और राज्यपाल के माध्यम से वो विधानमंडल को दोबारा भेजा जाता है और दोबारा विधानमंडल से पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर आगे राष्ट्रपति क्या फैसला करते हैं इस पर संविधान में कोई स्पष्ट नहीं लिखा है, ठीक है। और गौर करने की बात यह है कि अनुच्छेद 76 बिना किसी बदलाव के संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है। 8 अप्रैल जो फैसला हुआ था सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है 8 अप्रैल 2025 को कि राष्ट्रपति पहली प्रस्तुति में 3 महीने और दूसरी प्रस्तुति में अधिकतम 1 महीने तक ही विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। मतलब कि जो अभी हाल ही में एससी ने फैसला दिया है इसके अनुसार राज्यपाल के पास जो विधेयक आएगा उसे पहली जब बार भेजेगी विधानमंडल तो उसे 3 महीने तक, और अगर उसी विधेयक को विधानमंडल है दोबारा भेजता है तो उसे 1 महीने तक ही राज्यपाल रख सकता है। विधेयक निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल के विवेकाधिकार को कोर्ट ने अब न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत बताया है, जो पिछले सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव है और इसके द्वारा राज्यपाल के विवेकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जब ऐसा होता है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक पर निर्णय ही नहीं लेते हैं और वर्षों तक वो पड़े रहते हैं और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो इससे बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की जो विवेकाधिकार शक्ति थी उस पर उसने सीमित करने का, कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसके आगे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति को विचार के लिए आरक्षित किए गए विधेयक को संवैधानिक और वैधानिक त्रुटियों से बचाने के लिए अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार के आधार पर सुझाव लेने के लिए निर्देशित किया है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि वो विधेयक में कोई संवैधानिक त्रुटि है जिसके द्वारा हाई कोर्ट की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है, तो उसे राष्ट्रपति को भेजने की बजाय राज्यपाल जो हैं वो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के तहत उसके राय मांग सकते हैं। और कोर्ट का मानना है ऐसा करने से विधेयक जो है वो वैधानिक त्रुटियां भी नहीं होंगी और कानून बनने के बाद सार्वजनिकता पर उठने वाले प्रश्नों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में एक सलाह दी होगी। अब इस पे सवाल क्या है, बहस क्या है? सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या कोर्ट के इस फैसले से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों के बंटवारे की सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय ही अगर विधेयक को अनुमति देने लगा तो फिर कार्यपालिका का काम क्या रहेगा? न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में सरल रेखी बंटवारा नहीं है, लेकिन हम अदालत के फैसले पर अगर सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान दें तो राष्ट्रपति को दिए गए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसके तहत विधेयक के कानून बनाने के पूर्व भी न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है। किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने और उस पर बहस करने का कार्य जो है, ठीक है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का ही होता है और विधायिका के इस कार्य में हस्तक्षेप संविधान के बुनियादी ढांचा जो है इसे बिगड़ जाएगा और जो समय समय पर किए गए कोर्ट के फैसलों से दिखता है। इस फैसले के बाद एक प्रश्न लगातार चर्चा में रहेगा, क्या संवैधानिक व्याख्या एक संवैधानिक पीठ से इतर या अन्य पीठ द्वारा संभव है? मतलब कि
संविधानिक व्याख्या जो है वो संविधान पीठ करेगी या संवैधानिक पीठ के अलावा कोई अन्य पीठ भी कर सकती है, क्योंकि जो ये समिति जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था वो 2 सदस्यों की पीठ ने दिया था, जबकि संविधान से व्याख्या करने का अधिकार जो है संवैधानिक पीठ को है, और संवैधानिक पीठ जो होती है वो कम से कम 5 जजों से मिलकर बनती है। तो क्या ये सही है कि इतनी बड़ी व्याख्या जो है वो मात्र 2 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रश्न संख्या 12 में इसी विषय को उठाया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति न सिर्फ कार्यपालिका के प्रमुख हैं, बल्कि विधायी या कानूनी निर्माण प्रक्रिया में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी भूमिका भी है, और संविधान में उनकी भूमिका को एक तय रूप में बताया भी गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार संबंधी विशिष्ट कारणों से दी गई है। शक्ति विहीन राज्यपाल या राष्ट्रपति महासजावटी पद बनकर रह जाएगा अगर उसके पास विवेकाधीन शक्तियां नहीं होंगी। राज्यपाल या राष्ट्रपति से कहने के लिए राज्य या संघ का संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है, बल्कि उसके पास विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष शक्तियां होती हैं। इसलिए संविधान में दलगत राजनीति से निरपेक्ष विवेक बुद्धि संपन्न व्यक्ति को ही इन पदों पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है। राज्यपाल को भी केंद्र में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता के रूप में आचरण नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में मुख्य धारा की राजनीति से रिटायर्ड राजनेताओं को राज्यपाल के रूप में समायोजित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जबकि राज्यपाल जो है वो सामाजिक, साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, कानून, पत्रकारिता जैसे उपलब्धि वाले गैर राजनीतिक व्यक्तियों को या सम्मानित व्यक्तियों को राज्यपाल बनाना चाहिए। लेकिन इस फैसले से केंद्र और राज्य की सरकार के रिश्तों के मायने बदल गए। संघीय व्यवस्था के कारण कई बार केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां स्वतंत्र और समान समझने की गलती की जाती है, जबकि संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसमें केंद्र को वरीयता की स्थिति जो है वो स्पष्ट दिखाई गई है और बताई भी गई है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संघीय व्यवस्था के बावजूद केंद्रीय प्रवृत्ति वाला राज्य, यानी कि भारत में भले ही संघीय व्यवस्था हो लेकिन भारत का संविधान जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति वाला राज्य है, जिससे देश में अराजकता, अलगाव को नियंत्रित करने के लिए एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात कही गई है। लेकिन इस फैसले के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए सवालों के न्यायपालिका के द्वारा दिए गए उत्तर से न सिर्फ संघ राज्य के संबंधों का समीकरण प्रभावित होगा, बल्कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध और कार्य क्षेत्र भी पुनर्भाषित किए जाएंगे, ऐसा लगता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान की आधारभूत संरचना, जनता की निहित भावना को ध्यान में रखते हुए इस सवालों का जवाब देना चाहिए जो द्रौपदी मुर्मू ने इन सवालों को पूछा। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णय जो हैं वो न्यायिक सक्रियता है या फिर संविधान का अतिक्रमण है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक।